नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और नए साल की जो सेलिब्रेशन है वो भी कर चुके होंगे। तो चलिए फिर देखिए, नए साल है, नए साल हर व्यक्ति रिजोल्यूशन लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो आप जैसे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बड़ा रिजोल्यूशन ही यही होता है कि उसकी नौकरी, वो जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहा है उसका वही लक्ष्य है, वही गोल भी होना चाहिए, राइट। तो आप जो है अपने गोल पे लग जाइए और ये प्रण कीजिए कि मैं बहुत अच्छे से अब तैयारी करूंगा। जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई होंगी उन मिस्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करके जो है आगे बढ़िएगा। तो आप सभी को जो है नए वर्ष की जो है शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहूँगा कि आप नव वर्ष में यही चीज़ अपने लिए लक्ष्य रखिए कि मैं जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ मुझे उसमें जो है सिलेक्शन लेना है, अपनी तैयारी बहुत ईमानदारी से करनी है। और पिछला साल देखो इतिहास हो गया, अब तो इतिहास से एक ही चीज़ सीखनी है कि हमने क्या गलतियाँ की, जो गलतियाँ हमें अब जो है दोहरानी नहीं है। तो आइए, आप सभी का बहुत स्वागत है क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम प्रशांत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, जैसे मेनली हम पहली खबर अगर देखते हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, स्पोर्ट्स, राइट। आप जान रहे होंगे कि आजकल भारत एक स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा बाजार भी है और स्पोर्ट्स में भारत के जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स है हम उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कि हम पहले उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। बट अब जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है हमारे आ रहे हैं, वो चाहे शतरंज हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो या अनदर गेम्स हो, राइट, अपार्ट फ्रॉम द अदर गेम्स ऑल्सो। सो लेट दैट इज द रीजन कि जब हम स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हैं तो एग्जाम का ये जो है एग्जाम जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देती है, राइट। और वैसे भी जैसे जो हमारे वन डे टाइप्स एग्जाम्स है, सारी की सारी जितनी भी एग्जाम्स है, वो चाहे बैंकिंग, एसएससी, जीडी, पीओ, रेलवे एंड अदर एग्जाम्स लाइक आरओ एंड अनदर एग्जाम्स लाइक लेखपाल वगैरह, जितने भी इट्स काइंड ऑफ एग्जाम्स है, वो स्पोर्ट्स सेक्शन से जरूर सवाल पूछते हैं। और स्पोर्ट्स सेक्शन से सवाल कैसे आते हैं कि भाई हाल ही में अभी ये जो प्रतियोगिता हुई कहाँ हुई या किसने क्या जीता। तो हमारे भारत के जो लक्ष्य सेन है, बहुत फेमस नाम है ये, इन्होंने किंग कप में जो है तीसरा स्थान हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल, राइट, तीसरा स्थान इनको मिला हुआ है। तो लक्ष्य सेन जो है हमारे बैडमिंटन के प्लेयर हैं, लक्ष्य सेन, और उन्होंने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन के ओपन उद्घाटन में जो है अपना कौशल दिखाया और एक जो फ्रांसीसी खिलाड़ी है एलेक्स लानियर, इनको हराकर जो है उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। देखिए, दो चीजें यहां पर आपको दिख गया कि भाई कोई किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ये टूर्नामेंट है, ये स्पर्धा है, और किसको, फ्रांस के खिलाड़ी है एलेक्स लानियर। कई एग्जाम्स में आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो ऐसे पूछ लेते हैं कि हाल ही में ये मैच हुआ तो भारत ने किसको हराया, या हाल ही में सानिया मिर्जा, जैसे सानिया मिर्जा तो अब रिटायर्ड है बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हाल ही में जो टेनिस का मैच संपन्न हुआ उसमें सानिया मिर्जा ने अपने किस प्रतिद्वंदी को हराया और वो कौन से देश से थी। इस तरह से सवाल जो है आ जाते हैं। ये ओपन किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन, यही नाम है इसका, बैंकॉक में हुई, थाईलैंड में ये आयोजित की गई थी। और अगर बात करें सेमीफाइनल की बात करें तो ये एक बहुत करीबी हार इनको मिली थी और फिर जो प्लेऑफ में जो था सेन का सामना जो है लानियर से हुआ था, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सेमीफाइनल में बहुत करीब से ये हारे थे, मतलब जीतते हार गए थे। सो नहीं तो और एक बड़ा रिकॉर्ड इतिहास रचा जाता अगर वो मैच जीत जाते, बट एनीवेज कोई बात नहीं। सेन ने जो है 19-21 के करीबी अंतर से वो जो है हार गए थे दोनों गेम में, और तीसरे स्थान के मैच के दौरान जब ये हुआ तो सेन ने जो है 6-1 की प्रभावशाली बढ़त के साथ शुरुआत करी और लैनियर को 10-10 के बराबरी करने में वो सफल रहे, लेकिन सेन ने फिर से गेम में नियंत्रण हासिल किया और 18-15 से वो जो है आगे हो गए और पूरा का पूरा मैच जो है वो 9 मैच पॉइंट के साथ सेन ने अपनी जीत पक्की कर ली। और जब ये लास्ट गेम चल रहा था, लेनियर जो शॉट्स होते हैं
जो जैसे हम यहाँ से सर्विस करते हैं वो फिर वापस से सर्विस करते हैं। तो ये जो गेम था ये बहुत लंबा गेम चला और इस गेम में जब सेन जीते तो उनको 36 लाख का जो है पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये तीसरे नंबर पर आए थे और बैंकॉक में जो है ये प्रतियोगिता हुई थी, ये आपको याद रखना है। इस साल की अगर मैं बात करूं 2024 बहुत ही बेहतरीन रहा स्पोर्ट्स के लिए भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है, इंडियंस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो भारत के लिए 2024 बहुत ही अच्छा रहा। तो देखिए अब जरूरी नहीं कि करंट अफेयर में अगर आप जाओगे तो रिसेंटली लक्ष्य सेन की न्यूज़ है, बट क्या पता अगर एग्जामिनर क्या करेगा, भाई लक्ष्य सेन की न्यूज़ तो सबने देखी होगी, ऐसा करता हूँ 2024 में बैडमिंटन में सबसे अच्छा क्या हुआ है उससे सवाल पूछ लेता हूँ। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर अपनी और अनमोल खरब, इन दोनों के नेतृत्व में जो है ईवा अनमोल नेतृत्व खरब, जिनकी जो एक महिला टीम ने जो है एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। तो सवाल जो है यहाँ से बन सकते हैं, सवाल यहां से बन सकते हैं। शायद लक्ष्य सेन का मतलब होता है ना करंट इवेंट है वो, बट 2024 की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये फरवरी में हुआ था। एशियन चैंपियनशिप मलेशिया के शाह आलम में जो है ये इसको आयोजित किया गया था। ये एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत का पहला भी स्वर्ण पदक था, अब तक का पहला स्वर्ण पदक है। तो देखो खबर यहां से जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो किसके नेतृत्व में गए, कौन थे, कहां आयोजित करी गई थी, कब आयोजित हुई थी, इस टाइप के सवाल जो है पूछ सकते हैं। तो इन सवालों के लिए आपको तैयार रहना है। अगली खबर कोनेरू हम्पी यानी कि स्पोर्ट्स से ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है 2024 शतरंज के लिए, राइट। शतरंज के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट साल रहा है ये। चेस चैंपियनशिप आपको आप जान ही रहे, मैंने पढ़ाया भी था आपको। डोमोराजू गुकेश जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे और सबसे कम उम्र के चैंपियन। अब ये खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोनेरू हम्पी इन्होंने जो है एक इतिहास रच दिया है। कैसे? न्यूयॉर्क शहर यूएस में जो है, अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपना दूसरा महिला रैपिड विश्व खिताब जो है उन्होंने हासिल किया है। ये दूसरा खिताब है उनका, दूसरा। और इन्होंने किसको हराया? इंडोनेशिया की जो इरिन सुकुंदर है उनको जो है ब्लैक मोहरों के साथ ये खेल रही थी और इनको जो है उन्होंने हराया है, राइट। हम्पी की अगर बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 8.5 अंक के साथ जो है उन्होंने पूरे किताब को अपने नाम किया है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने जो है कोनेरू हम्पी ने जॉर्जिया 2019 में, जॉर्जिया में जो रैपिड विश्व खिताब जो है इन्होंने पहली बार जीता था। कब जीता था? 2019। कहाँ जीता था? जॉर्जिया। अब कब जीता है? 2024 में, राइट। 2024 में जो इन्होंने खिताब जीता है, कहाँ जीता है? न्यूयॉर्क शहर में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। ये भारत की नंबर 1 महिला खिलाड़ी है शतरंज की महिला नंबर 1 खिलाड़ी है। इन्होंने चीन की वेन जुन जू नाम की जो प्लेयर है, यही 2 बार चैंपियनशिप जीतने वाली प्लेयर थी। अब जो है कोनेरू हम्पी भी बन गई है। कोनेरू हम्पी दूसरी प्लेयर है दुनिया की जो ये चीन की वेन जुन के अलावा जो है ये प्लेयर बन चुकी है। मतलब एशिया के ही 2 प्लेयर जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है, राइट। अगर अन्य भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं तो दिव्या देशमुख थी, 7 अंकों के साथ 21वां स्थान प्राप्त किया। पद्मिनी राउत है 6.5 अंक के साथ 26वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया। वैशाली है जो 5.5 अंक के साथ 52वां स्थान उन्होंने जो है प्राप्त किया है। और वंतिका अग्रवाल है, इनको 5 अंक मिले और 67वां स्थान इनको मिला है। ये सभी महिला प्लेयर जो प्लेयर्स हैं इनका आप ध्यान रख लीजिए, अगल बगल के भी पूछ लेता है कभी कभार। तो ऐसे अगर मैं बात करूं डी हरिका की, ये भी शामिल थी, वो ये 5वें स्थान पर जो है रही है। तो भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। जो भारत के प्रदर्शन की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। कोनेरू हम्पी की उपलब्धियां देख लेते हैं। अगर बात करें 2024 की विश्व रैपिड चैंपियन, मैंने अभी बताया आपको 2023 में ये मतलब उपविजेता रही थी, फाइनल में हारी थी। 22 में इन्होंने विश्व ब्लिट्ज उपविजेता रही थी, ये वहां पे भी फाइनल जो है हार गई थी। 2020 की ओलंपियाड चैंपियन में भारतीय टीम का हिस्सा रही है।
2019 विश्व रैपिड चैंपियन मैंने अभी बताया जॉर्जिया में, राइट, जॉर्जिया में जो है ये जीती थी जॉर्जिया। 2012 में इनको कांस्य पदक मिला था इसी विश्व रैपिड चैंपियनशिप में, और 2011 में जो है विश्व चैंपियनशिप की ये उपविजेता भी रही थी। तो मतलब मैक्सिमम उपविजेता रही है, और 2 बार जो है इन्होंने अपना बहुत बड़ा कारनामा करके जो है इन्होंने चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। पुरुषों की अगर बात करें तो रूस के जो वेलोडार मुर्जिन है, इन्होंने 13 राउंड में 10 अंकों के साथ इस चैंपियनशिप को जीती है। ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि इंडिया के बारे में ही पूछ ले, बाहर भाई और भी तो लोग जीते हैं। तो पुरुषों में जो है रशिया के थे, वोलोडर मुर्जिन थे। भारतीय की बात करें तो अर्जुन एरिगेसी ने 9 अंकों के साथ जो है 5वां स्थान हासिल किया है। आर प्रज्ञानंदा, इनके बारे में आप जानते हो, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली उभरते हुए चेस खिलाड़ी है, बहुत कम उम्र है। उनकी बहन और वो दोनों, इन्होंने 17वां स्थान अर्जित किया है। अरविंद चिदम्बरम ने जो है 40वां स्थान, वी प्रणव ने 44वां स्थान, और रौनक साधवानी जो है उन्होंने 55वां स्थान हासिल किया है। भारतीय शतरंज के लिए जो है बहुत अच्छा साल रहा है, मैंने पहले ही बताया। डी गुकेश द्वारा जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती गई है, और ओलंपियाड में दोहरा स्वर्ण भी भारत ने लिया है। अगली न्यूज देखेंगे, विवाद से विश्वास की जो समय सीमा है वो 2025 तक बढ़ाई गई है। विवाद से विश्वास नाम की स्कीम है, सीबीडीटी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राइट, सेंट्रल ये जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन्होंने जो है अनुपालन के लिए अधिक समय देते हुए किन्हें, करदाताओं को विवाद से विश्वास, ये स्कीम है, इस योजना का जो है समय सीमा बढ़ाई गई। इसकी समय सीमा पहले 31 दिसंबर थी, अब जो है उसको बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिए, मतलब 1 महीने का जो है उसमें बढ़ाया गया। क्या है ये? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जो है विवाद से विश्वास इस योजना की जो समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है कि भाई आपके जो भी निपटारा होगा, आपका जो भी कंप्लेंट्स होंगी या जो भी विवाद है उसको जो है आप इसी तारीख तक आपको क्लियर करने थे, जिसकी प्रत्याशित तारीख जो पहली तारीख थी वो थी 31 दिसंबर, अब जो है उसको बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया 2025 के लिए। यह विस्तार क्या है? देखो, करदाताओं को योजना के तहत, इस योजना के तहत जो देय राशि है, देय राशि उसकी गणना करनी है और उसका निपटान, अगर कोई इश्यूज है, राइट, कोई प्रॉब्लम है इसके साथ तो उसको निपटान करना है। और इसमें जो है उस निपटान के लिए अगर 31 दिसंबर तक नहीं हुआ है तो एक अतिरिक्त समय भी इसमें दिया जाता है, राइट। इस घोषणा की बजट जो है 2024 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने जो है करी थी। 2024 में हमारी अर्थ मंत्री है, अभी हाल ही में जो जीएसटी का दायरा बढ़ा है, जैसे पॉपकॉर्न पे भी लगा है, पॉपकॉर्न पे लगा है, ओल्ड कार पे जो है जीएसटी लगी है, तो इसके कारण एक बहुत चर्चा में रहा है। अभी की ये बात है, राजस्थान में बैठक पार हुई थी तो वहीं से ये निकल के आया था, तो इस हिसाब से ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। करदाताओं को जो है आयकर विभाग के साथ जितने भी विवाद है उसको अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से जो है, देखो किसी भी डिपार्टमेंट का काम क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कर, ऑब्वियसली जो आयकर विभाग है हमारा वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्लैब में आए, भले आप टैक्स दे या ना दे, पर आप टैक्स जो फाइल है रिटर्न करें। और कोई अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके टैक्स के साथ, क्योंकि क्या होगा देखिए, नहीं तो टैक्स इन्वेजन, टैक्स की चोरी शुरू हो जाएगी। अगर करदाताओं को अच्छे से फैसिलिटी नहीं मिली तो वो क्या करेंगे, कर चुराने के। और भाई हम आप सब लोग किस पे जी रहे? टैक्स पे तो जी रहे। कैसे जी रहे? रोड कैसे बनती है, सड़कें बनती है, हॉस्पिटल बनता है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, पानी, ये जो पूरा सुचारू रूप से जो काम चलता है वो टैक्स से ही तो चलता है, टैक्स के पैसों से ही चलता है। तो इसीलिए जो है इसमें ये योजना जो है ये किसी भी तरह के विवादों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने में जो है मदद करती है। देखिए, करदाता जो है एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ कोई भी एक जो एक्स अमाउंट रहेगी उसको साथ विवादित राशि का भुगतान करने में अपनी बकाया देनदारी को निपटान कर सकते हैं। मतलब जो भी मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉब्लम है तो इसमें मिनिमम अमाउंट भर के, राइट, तो एक राशि जो है, एक राशि का भुगतान करके और जो बकाया देनदारी रहेगा उसको भी वो जो है अपना बाकी निपटारा जो है यहाँ कर सकता है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य, भाई मुकदमेबाजी, जान रहे हैं आप केसेस कितनी पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पे भी चली जाए, ऑलरेडी इतनी केसेस है, सिविल एंड बाकी मैटर, और फिर ये फिनेंशियल मैटर्स अगर आ गए तो और उस पर, और
भाई डिपार्टमेंट में भी अगर फिनेंशियल रिलेटेड मैटर्स पड़े रहेंगे तो फिर उनमें जो है कहाँ से रिजल्ट्स कब आएंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे। और देखिए बाकी चीजें तो कोर्ट एंड बाकी पे तो ऑलरेडी द ओवरबर्डन, दे कैरीड द ओवरबर्डन एक्चुअली, एंड इफ दे कैरीड ओवरबर्डन सो इन सब चीजों को अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं तो ये मुकदमेबाजी कम होगी और कर संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको, उनके समाधान को और उनकी और चीजों को जो है बढ़ावा मिलेगा। राइट। विवाद से विश्वास योजना में भाग लेने के लिए क्या करना होगा, करदाताओं को विशिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। मतलब एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। हम वो बहुत क्लिष्ट है, बाकी छोटी छोटी चीजें तो उसमें हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे उसका काम करें। उसके पास जो बकाया कर है, विवाद है, वो होना चाहिए और फिर उसको जो है इस योजना के तहत निपटान के लिए जो वो पात्र हो सकेगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा, करदाता को भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके जो भी मामले हैं आयकर विभाग के द्वारा उसमें अधीन नहीं होने चाहिए। मतलब सीधा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसकी कोई इंक्वायरी ना कर रहा हो, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो इंक्वायरी ना कर रहा हो। राइट। इंक्वायरी इन द सेंस कोई भी प्रॉब्लमेटिक या ईडी या सी उनके तरफ उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, टैक्स की रेड पड़ी हुई है इनकम टैक्स वालों की और फिर भी मैटर सामने ले आए तो ऐसे मामले नहीं लिए जाएंगे। अगली खबर जो है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बिलोंग करती है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इंडेंजर्ड स्पीसीज, इस कैटेगरी में जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज में जो है ये आ जाएगी। राइट। पेंगोलिन, आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, मैं जानबूझ के तस्वीर लेके आया हूँ। तस्वीर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मोस्टली मैं समझा पाऊँ कि ये चीज क्या है एग्जैक्टली। पेंगोलिन के अस्तित्व पे जो है खतरा है और हाल ही में भारत में पेंगोलिन की तस्करी से रिलेटेड जो है घटनाएं सामने आई है और इसमें जो है ये गंभीर लुप्तप्राय इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, और इसको इनके ऊपर ध्यान देने के लिए ये घटनाएं जो है उजागर कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि आपको देखना होगा कि हर साल यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम्स, एसएससी, जीडी या कोई भी एग्जाम हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी से सवाल जरूर पूछते हैं। तो राइट, भारत में जो है 2 पेंगोलिन प्रजातियों का निवास स्थान भी रहा है भारत। कौन से? तो एक है मैनिस क्रैसिकोडाटा जिसको भारतीय पेंगोलिन कहा जाता है, और दूसरा है चीनी पेंगोलिन मैंसी पेंटोडोक्टाइल। राइट, ये इनके नाम है। आपको वैसे नहीं याद रहे तो आपको ऐसे याद होना चाहिए भाई, एक चीनी पेंगोलिन है और एक भारतीय पेंगोलिन है। बहुत मुश्किल है कि यहाँ से सीधा सीधा इस तरह से नाम से कोई सवाल पूछेगा, ये सब इस तरह के सवाल बहुत मुश्किल है, बट शायद अगर पूछ ले तो मैंने आपको यहाँ दे दिया, आप इसको देख लिया। कानूनी संरक्षण कैसे पति है कि देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है भारत का, ये बहुत पावरफुल कानून है। इसमें जो है ये सूचीबद्ध किया गया, और साइटस माने कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फौना। राइट, मतलब जो ऐसी स्पीसीज, वो चाहे वनस्पति हो, जानवर हो, ऐसे सभी चीजों को लेकर एक जो साइट्स है CITES, ये कन्वेंशन है, ये इस तरह से जो है पूरा का पूरा यहाँ पे शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इसको प्रतिबंध करती है, और इसमें पूरे डिफिनेशंस है कि कौन सी वनस्पति, कौन से जानवर, कौन से जीव जंतु जो है एंडेंजर्ड, वो लुप्तप्राय होने, मतलब नष्ट होने को, जैसे डायनासोर नष्ट हो गए पृथ्वी से, और ऐसे कई सारी चीजें हैं, जैसे जीव है जो नष्ट हो चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड अनदर, जैसे उनका अधिवास कम हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर। तो इसीलिए ये बनाया, एक कन्वेंशन लिया गया, इंटरनेशनल ट्रेड, भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको लेकर जो है ये एक सूची जो है यहाँ की गई है। भारतीय पेंगोलिन को जो है लुप्तप्राय कहा गया है, इसको वर्गीकृत किया गया, और चीनी पेंगोलिन को IUCN की रेड लिस्ट में डाला गया है, जिसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय बताया गया है। किसी दिन आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, IUCN लिस्ट क्या होती है, कैसे लिस्ट होती है, किसी दिन इसमें भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही देखना है कि भारत में लुप्तप्राय है, एंडेंजर्ड, और यहाँ जो है गंभीर रूप से जो है ये रेड लिस्ट में आती है। इसकी बहुत उच्च मांग है। क्यों शिकार किया जाता है? एक तो इसका मांस, शल्क, खाल। शल्क क्या होता है मैंने आपको अभी बताया, वो जो दिख रहा है वो शल्क जो है, राइट, ये शल्क, ये जो ये दिख रहा है ना, ये इस तरह से, ये वाला जैसे पंखुड़ी, जैसे कुछ दिख रहा है पंखुड़ी टाइप, ऐसे लगा हुआ है त्रिकोण टाइप,
राइट, ये शल्क के लिए जो है इसको, और खाल इसका उपयोग जो है चीनी, जो चाइना में इसका उपयोग खासकर हेल्थ रिलेटेड जो मेडिसिन बनती है, पारंपरिक चीनी, जैसे हमारा आयुर्वेदिक है वैसे चाइना आयुर्वेदिक समझ लीजिए इसको, तो वहां उन औषधियों में इसका उपयोग जो है किया जाता है। इसका मांस जो है एशिया में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में माना जाता है। इसका जो पेंगोलिन का जो मांस है, ये मांस बहुत ही स्वादिष्ट मांस के रूप पे माना जाता है इसीलिए। और चीन की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, लाइक अस्थमा, गठिया, इन बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक मार्केट में जो शल्क है लगभग $3000 प्रति किलोग्राम से भी अधिक हो सकती है। एक अनुमान है मिनिमम $3000, और डॉलर आज के डेट में आप जान ही रहे 80 से 85 रुपए एक का होता है, इसमें $3000 से मिनिमम ये बोल रहे हैं। ब्लैक मार्केट में ये प्राइस ऐसा, एक रिसर्च में एक पेपर में मैंने पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि भाई $5000 से जो है इसकी प्राइस शुरू होती है, पर मिनिमम $3000 तो है ही है। खाल जो है इसका अमेरिका में जो है और मेक्सिको में जो है बूट बनते हैं, बेल्ट बनते हैं, बैग बनते हैं। इसकी जो खाल है, चमड़ा है, इससे जो है बैग्स बनते हैं, लेडीज बैग, जेंट्स के लिए बेल्ट, ये सब सारी चीजें जैसे बनाई जाती है। तो ये आप सारी चीजें बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स दे दिए, कई ऐसी सारी चीजें भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, जिसमें आपको इससे पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में अगर कई सवाल पूछे, सीधे सीधे भी सवाल पूछेगा तो सीधे सीधे इंफॉर्मेशन भी है, और ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत काम में देगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, थैंक यू।